हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप बिल्कुल मस्त होंगे। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने बात किया था इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो हमारे क्लास 12th में वर्क आने वाले हैं, काम आने वाले हैं। और आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक आएंगे और उनके डीप में जाने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास 12th की पढ़ाई हमारे साथ स्टार्ट हो चुकी हुई है ना? तो स्टार्ट करते हैं। आइए देखो बेटा, सबसे पहले मैंने बताया था आपको भाई वेक्टर पढ़ लेना है। इसमें क्या पढ़ना है? वेक्टर। वेक्टर में सबसे पहले भाई क्या बात करनी है बेटा? आपको क्वांटिटी की बात करनी है कि क्वांटिटी क्या होती है। तो क्वांटिटी कितने टाइप से होती है भाई? 3 टाइप से। एक क्या होती है बेटा? स्केलर, और सेकंड क्या होती है? वेक्टर, और एक हमारे पास होती है बेटा क्या? टेंसर क्वांटिटी होती है ना? आपने फिलहाल अभी तक वेक्टर और स्केलर पढ़ ही रखा होगा। टेंसर एक नई तरीके से क्वांटिटी आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है बेटा, या स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। आपने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन इसके पास नहीं होती है। इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। यहीं तक आपको पढ़ाया गया था, यहीं तक पढ़ाया गया था। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो सही डेफिनेशन नहीं है। उसके साथ साथ क्या होता है? ये एक चीज और होती है, वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ को भी फॉलो करती है। कौन भाई? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है और वेक्टर लॉ को भी फॉलो करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब बात देख टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास बेटा क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगी, बट एक कंडीशन हो जाती है जो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोल देते हैं भैया टेंसर क्वांटिटी। क्या बोल देते हैं? टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, जो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गई? चलो, तो इस तरीके से क्वांटिटी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब आगे चलते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक देखते हैं बेटा हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान दो, वेक्टर। बात करते हैं बेटा किसकी बात करते हैं? वेक्टर की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जरा ध्यान दो बेटा। अगर हमारे पास मान लो ये हमारे पास ए लिखा हुआ है, तो ए क्या है? एक क्वांटिटी है। वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अगर हम इसके ऊपर एक ऐसे एरो लगा दें तो किसके द्वारा? एक एरो के द्वारा हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई? एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक बाई एरो। एरो लगा करके हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये ए मान लो बी लिखा हुआ है, तो बी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। अगर बी के ऊपर एक ऐसा एरो लगा दूं तो ये क्या हो जाएगी? अब वेक्टर क्वांटिटी हो गई। बी क्या था आपका? बी आपका स्केलर क्वांटिटी हो गई थी, और अगर इसके ऊपर हमने एक एरो लगा दिया तो एरो लगाने से ये क्या हो जाता है बेटा? वेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक वेक्टर बन जाता है। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आई बात? चलो अब आगे चलो बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक बात करेंगे हम लोग बेटा इक्वल वेक्टर की। किसकी बात करेंगे भाई? इक्वल वेक्टर की। इक्वल बोलते हैं, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? पैरेलल वेक्टर बोल देते हैं। तो ये क्या होते हैं? ध्यान दो क्या होते हैं। अगर इनकी बात करें, ये हमारे पास क्या है? एक कोई वेक्टर है, ए वेक्टर मान लो, और ये हमारे पास क्या है? बी वेक्टर है। देखो दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है? सेम है।
जिनका भाई क्या हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। मजा नहीं आ रही क्या? इक्वल वेक्टर के बीच का बेटा जानते हो एंगल कितना होता है? एंगल होता है 0 डिग्री। इनके बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो ये आपको क्लास 12th में जरूरी लगेगा। अभी आप पढ़ेंगे, सबसे पहले कुलाम्स लॉ ही पढ़ने वाले हैं, तो कुलाम्स लॉ में भर भर के काम आएगा, भर भर के काम आएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, अनइक्वल या एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल इसका मतलब ऐसे एक दो वेक्टर होने चाहिए बेटा जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शंस क्या हो, अपोजिट हो। डायरेक्शंस क्या हो, अपोजिट हो। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। और इनके बीच का एंगल जानते हो कितना होता है, 180। ये ऐसे भी हो सकता है और ये दो वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं बेटा। एक वेक्टर मान लो हमारे पास ये है और एक अनदर वेक्टर ले लिया मैंने, एक अनदर वेक्टर ले लिया, ये देखो वेक्टर बी है मान लो और वेक्टर ए है। दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 180 आएगा ना। एंटी पैरेलल है कि नहीं है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं, अपोजिट है। तो इसने हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल। क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल बोलेंगे। बात क्लियर हो गई। चलो आगे, अगला नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। किसकी बात करेंगे, यूनिट वेक्टर की। ये क्या होता है भाई, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है समझो। यूनिट वेक्टर का मतलब है भाई जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा यूनिट का मतलब होता है 1, सबका मालिक एक। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। बात क्लियर हो गई ना, क्लियर है सभी को? हाँ आ जाओ। अच्छा आगे मान लो बेटा ये ए है और ए के ऊपर अगर एरो लगा दे तो क्या बोलते हैं, ए वेक्टर बोलते हैं इसे। ए वेक्टर का हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, कैप, बोलते हैं ए कैप। ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपान उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी बात करेंगे आगे कैसे होता है। ठीक है, आगे क्लियर है बेटा? हाँ, उसके बाद होता है आर्थोगोनल। आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्लास 11th के भाई फिजिक्स का चैप्टर है ना। आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ये क्या मतलब बेटा इसका। अब हमने क्या किया, एक ये एक्स एक्सिस आपका कंसीडर कर लिया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये हमारा क्या कहलाता बेटा, ऑरिजिन कहलाएगा 0, 0, 0। ये हमने पॉइंट ले लिया P और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स, वाई और जेड। तो अगर हम इसको O मान लेते हैं, तो अगर हम OP वेक्टर निकालते हैं, OP वेक्टर निकालें तो ध्यान दो, एक्स एक्सिस से बेटा यूनिट वेक्टर जानते हो क्या लेते हैं, आई कैप, वाई एक्सिस से जे कैप और जेड एक्सिस से के कैप। तो इसे हम लोग ओपी वेक्टर बोलें तो बोल सकते हैं, देखो कैसे निकालेंगे भाई। इसे आप x1 मान लो, इसे y1, इसे z1 और इसे हम लोग क्या मान लेते बेटा, x2, y2 और z2। इस तरीके से x2, y2, z2, x1, y1, z1 फार्मूला होता है x2 माइनस x1। x2 मतलब x माइनस 0 आई कैप प्लस y2, y2 की वैल्यू कितनी है y माइनस 0 जे कैप प्लस z माइनस 0 क्या हो जाएगा, k कैप। इस तरीके से बेटा OP वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z k कैप।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला आ जाता है। ठीक है, अब अगर यहीं पर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, मतलब ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सिंबल हो जाता है मैग्नीट्यूड का, या इसे आप ओपी भी लिख दो तब भी क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड बोलोगे। तो होता क्या बेटा, अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई कॉफिशिएंट कितना है एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस जेड के कॉफिशिएंट का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से कोई वेक्टर दिया हो तो वेक्टर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बात समझ में आई, क्लियर है? चलो, अब या बेटा अभी तक हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर ला, वेक्टर ला, वेक्टर ला की। ये भाई वेक्टर ला क्या होता है, कौन वेक्टर ला होता क्या है, तो ध्यान दो भाई, वेक्टर ला क्या होता है बेटा। वेक्टर ला आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। एक आपको ट्रायंगल रूल बताया था, एक पैरेललोग्राम ला बताया था, एक ट्रायंगल ला पढ़ाया था और एक पैरेललोग्राम पढ़ा है। क्या बताया था भाई, अगर r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही पढ़ाया था, यही पढ़ाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्या था, मान लो एक वेक्टर ए बेटा, ये एक वेक्टर बी है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। चलो, ये एंगल हमने क्या बोला, थीटा, तो भाई ये अगर बी वेक्टर है तो ये भी कितना होगा, बी वेक्टर हो जाएगा, हो जाएगा। अगर ये बी है तो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा बन जाएगा, और ये क्या बन जाता है, बी कॉस थीटा। याद है कि नहीं भाई, याद है ना? हाँ, अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए वेक्टर, मतलब दो, ये क्या कहलाएगा इसका रिजल्टेंट, ये आर वेक्टर है। आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जो आर वेक्टर होगा, जो उसका रिजल्टेंट होगा, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या है, सम है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या है भाई, सम है। आई बात समझ में, क्लियर हुई बातें? ध्यान दो बेटा, हमने क्या सीखा, हमने सीखा अंडर आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जहां पर बताओ ए क्या है, ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, और बी क्या है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, और थीटा क्या है भाई, थीटा को बोलते हैं बेटा हम लोग एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आई बात समझ में? वो आर क्या भाई, आर जो है वो रिजल्टेंट है किसका, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, प्लस लगा लो, ए वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर का क्या है, रिजल्टेंट। समझ में आई बात, ये क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है? चलो, अब ध्यान दो बेटा, इसमें अब बढ़िया से केस बनेंगे जा करके। अभी हमने क्या सीखा, आर इक्वल टू अंडर रूट, फिर से बार बार वही लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये लिख दिया। चलो, अब जरा ध्यान दो यहां पे, अब यहां पे r इक्वल टू, अगर मैं कह दूं बेटा केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, अगर मैं बोलूं इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, देन थीटा विल बी, भाई देखो यहां पर समझो दो कंडीशन आएंगी। एक में क्या होता है, ये पैरेलल, ये भी सिंबल है, अब इस दोनों पैरेलल में सेम डायरेक्शन में है, और जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, r इज इक्वल टू अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, तो r इक्वल टू अंडर रूट, बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट, वो क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब भाई स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटा तो रूट भी हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी। इसका मतलब अगर बेटा दो वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन इट्स रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। वेक्टर a और वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, इक्वल आने वाला है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, क्लियर हो गई ना। चलो ये चीज समझना है, कब होगा भाई, जब दोनों वेक्टर कहां पर हो बेटा, सेम डायरेक्शन में होते हैं। जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना बनेगा, थीटा विल बी 0 डिग्री, थीटा विल बी 0 डिग्री। क्लियर है बात, चलें आगे, चलो आगे चलो भाई। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हमने कहा बेटा इफ ए वेक्टर इज, ये क्या है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, देन थीटा विल बी बेटा 180 डिग्री। देखो एंटी पैरेलल ना, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा जा करके। तो 180 बनेगा तो r इक्वल टू क्या होता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री है, तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 180 की वैल्यू -1, तो -1 हो जाएगा भाई। तो अंडर रूट बेटा क्या बनेगा, देखो प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है, क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो r इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा a माइनस बी। समझ में आया कि अगर भाई दो वेक्टर्स हैं और वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल हो गए, क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के सब्ट्रैक्शन के क्या होगा, इक्वल होने वाला है। ये बातें समझने की जरूरत है। अभी कूलॉम लॉ में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे चीजें जरूरत में आएंगी। क्लियर हो रही बातें बेटा, चलें आगे, चलो अगला टॉपिक ध्यान दो। केस नंबर 3, केस नंबर 3 बेटा क्या बोला जाए, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन थीटा कितना बनेगा भाई 90, थीटा कितना बनने वाला है 90 बनने वाला है। तो बेटा r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos क्या हो जाएगा 90, और cos 90 की वैल्यू में कोई बताएगा भाई, किसी को पता होती क्या, किसी को पता हो तो बताओ cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है भाई, तो 0। जब 0 हो जाएगा तो r इक्वल टू कितना निकल के आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना निकल के आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, उनके स्क्वायर रूट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में भाई, इस तरीके से समझ में आ रही बातें। तो ये सारी चीजें हमें आगे आगे जरूरत में लगेगा, याद कर लेंगे, कर लेंगे भाई, पक्का ना। चलो अब इस पे एक केस और है भाई, एक केस और ले लेते हैं, इसका एक केस और है, केस नंबर 4 ले लेते हैं। केस नंबर 4 में हमने क्या किया बेटा, ध्यान दो, केस 4 में अगर मैं कह दूं इफ दोनों के बीच का एंगल कितना कर दिया जाए, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर,
दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया जाए, तब क्या होगा बेटा? तो बताओ, r इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, बी के प्लेस पर क्या रखोगे? ए स्क्वायर प्लस 2a बी, बी के प्लेस पर a कास थीटा। तो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कास थीटा, r इक्वल टू अंडर रूट, क्या कॉमन दिख रहा है? 2a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो 1 प्लस कास थीटा आएगा। अब बताती 1 प्लस कास थीटा आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो बेटा। एक्चुअली जानते हो क्या होता है? कास 2 थीटा का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कास 2 थीटा का? कास 2 थीटा के कई सारे फार्मूले होते हैं। एक तो फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, नहीं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है भाई आपका कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 4 फार्मूले आपके पास होते हैं। इन 4 फार्मूलों को आपको यूज करना होता है, ठीक है? क्लियर हुई बातें? चलो अब सुनो, तो यहां पे रख लो भाई। देखो यहां पर 2 थीटा है, तो यहां कितना है? 1 थीटा, मतलब 2 का क्या हो गया है? हाफ। 2 का क्या हो गया? हाफ। तो भाई यहां पर भी हाफ। अगर यहां 1 हो जाए तो 1 का हाफ कितना होगा? 1/2, मतलब थीटा बाई 2। तो यहां पर थीटा बाई 2 का केस ले लेते हैं। 2a स्क्वायर 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा बेटा, खत्म हो गया, समझ में आया? चलो r इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो 2 2 जा 4, a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है? अब सुनो सुनो भाई आगे देखो, r इक्वल टू 4 बाहर आएगा तो कितना आएगा? 2, a स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना आएगा? a, और कास स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना आएगा? कास, तो जाएगा कास थीटा बाई 2 निकल के आने वाला है। तो रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा? 2a कास थीटा बाई 2। कितना होने वाला भाई? 2a कास थीटा बाई 2, 2a कास थीटा बाई 2 होने वाला है। क्लियर? चलो, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है? और कुछ बातें जान लेते हैं बेटा। और इसमें आपको क्या फाइंड करना है? एक वेव का इक्वेशन पढ़ा होगा, वेव आपने पढ़ी होगी भाई। वेव में एक SHM पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये पढ़ाया गया होगा भाई। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू क्या होता है? a साइन ओमेगा टी, ठीक है? जहां पर y क्या होता है बेटा आपका? डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। a क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड होता है भाई, क्या होगा? एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ओमेगा क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं इसे हम लोग, क्या बोल सकते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और t क्या होता है बेटा आपका? टाइम होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या इक्वेशन जानना है, बस क्या जानेंगे? इक्वेशन जानते हैं, ठीक है? और एक्चुअली वेव कैसे बनती है, तो वेव कुछ इस तरीके से आपको बना के समझाया था हमने, इस तरीके से बताया था भाई। ये हमारे पास क्या कहलाता था? एम्पलीट्यूड, और ये भी क्या होता था? एम्पलीट्यूड, ये भी क्या होता है? एम्पलीट्यूड, ठीक है? और ये इसकी क्या होती थी? पीक वैल्यू, क्या होती थी? पीक वैल्यू, ठीक है? अच्छा ठीक, आगे क्लियर? हाँ, यहां से यहां तक चलने में जितना टाइम लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। और बेटा ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो एक बार एक साइकिल पॉजिटिव हो जाए और एक साइकिल नेगेटिव होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। जब कोई भी वेव 1 बार पॉजिटिव और 1 टाइम नेगेटिव होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। और t इज इक्वल टू फार्मूला होता था, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा,
टी इक्वल टू होता है 2π/ω। एक होती बेटा फ्रीक्वेंसी। क्या होती भाई? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीटेड इन द 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बेटा हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ इज इक्वल टू होता है 1/T, मतलब द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये वाले थे भाई, ये वाला केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड और केस नंबर थर्ड। इनको आपको जरूर याद रखना है, इनको जरूर याद रखना, ये हमें काम में आने वाले हैं। तो बात समझ में आ गई है। पढ़ाई करते रहें मस्ती के साथ, और आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, क्लास 12th की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास पर।